आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 55,000 कोरोना मरीज बढ़े। अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग भारत में हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। 75,000 लोगों की भारत में हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। तो भारत में कोरोना मामला रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना जारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण अपने ही देश में बढ़ रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 55,735 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 7 सितंबर को रिकॉर्ड 90,802 मामले सामने आए थे। वहीं 24 घंटों के अंदर 1172 लोगों की मौत भारत में हुई है। वहीं देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 1000 से ज़्यादा मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की कुल संख्या लोगों की भारत में 44 लाख पार पहुंच गई है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज़्यादा केस अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना भारत में मामले अभी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,62,000 हो गई है। इनमें 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 9,19,000 हो गई है। वहीं 34,71,000 लोग भारत में ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की तुलना में भारत में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 3 से 4 गुना अधिक है। वहीं ICMR के मुताबिक भारत में 9 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5 करोड़ 29 लाख टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल या उससे अधिक लोगों की है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की लगातार रेट यहाँ पर भारत में बढ़ती गिरावट दर्ज की जा रही है इन रेटों में। वही मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.68% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चला है उनकी दर भी भारत में घटकर 21% हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में 78% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, अब केवल रविवार को ही पंजाब में रहेगा लॉकडाउन। पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा है कि 30 सितंबर तक राज्य के सभी 167 नगर निगम शहरों में सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शनिवार को कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन में कुछ पाबंदियों में ढील देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे सप्ताह राज्य में निगम क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में 9:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही निषेध रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों और सेवाओं जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग, अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन, माल उतारने और बसों, ट्रेनों और विमानों के उतरने के बाद व्यक्तियों को गंतव्य तक यात्रा मान्य रहेगी। वही स्वास्थ्य, कृषि और डेयरी, बैंक, ATM जैसे जरूरी सेवाओं के लिए यहाँ पर अनुमति पंजाब में जारी रहेगी। कोरोना काल में परीक्षा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है संशोधित गाइडलाइन। कोरोना वायरस के बीच परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। बीते हफ्ते परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिनमें अभी कुछ संशोधन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को लेकर और परीक्षा कराने तक के लेकर तरीके यहाँ पर बताए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में 2 लोगों की सीट के बीच 6 फीट की जगह होनी जरूरी होगी। वही 6 फीट की दूरी इनके बीच होनी चाहिए। वही सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। वही कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर आने के बाद थूकेगा नहीं। अगर ऐसा वो करता है तो कमरे का तापमान ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। वही सभी कमरों के तापमान 24 से 30 डिग्री रखना होगा। वही सभी के पास आरोग्य सेतु ऐप होना आवश्यक है। वह हर कमरे की सीटिंग प्लान के बाद परीक्षा नियंत्रण, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जांच करेगा। वहीं ऑनलाइन परीक्षा के बाद कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड, डेस्क आदि को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। वही SOP में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को परीक्षा कार्यक्रम की योजना के क्रमबद्ध तरीके से बनाने होंगे ताकि किसी भी दिन परीक्षा केंद्र पर ज़्यादा भीड़ ना हो पाए। वही संसाधनों और परीक्षा संचालन अधिकारियों या फिर परीक्षा केंद्रों को छात्रों और कर्मचारियों के लिए फेस कवर और मास्क, सैनिटाइजर आदि उचित व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। वही SOP के अनुसार सीट की गिनती और वितरण के लिए थूक के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही ऑनलाइन अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सिस्टम को
परीक्षा के पहले या बाद अल्कोहल वाइप से संक्रमित मुक्त किया जाएगा। साथ ही सभी परीक्षार्थी और पदाधिकारी और परीक्षार्थियों के रिकॉर्ड को सिस्टम में दर्ज किया जाएगा ताकि भविष्य में इनका पता लगाया जा सके। वही दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के प्रवेश में अनिवार्य रूप से हाथ साफ करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। नीट परीक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने वापस लिया 12 सितंबर का लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 सितंबर के लॉकडाउन को वापस ले लिया है। 13 सितंबर को होने वाली नीट के लिए अभ्यर्थियों को परेशानी न हो उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इसकी जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को की परीक्षा के लिए बहुत से विद्यार्थी एक दिन पहले घर से इनको चलना होगा। ऐसे में 12 सितंबर के बाद इनको दिक्कत हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 और 11 और 12 को राज्य में बंद की घोषणा की है। अब 12 सितंबर को बंद वापस हो गया है, जिसके लिए कई छात्र संगठन मांग कर रहे थे। स्टूडेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से 12 सितंबर को लॉकडाउन को वापस लेने की मांग करते हुए लॉकडाउन में गाड़ियां नहीं चलने से छात्रों की परेशानी बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसे में 12 सितंबर के लॉकडाउन को सरकार ने वापस ले लिया है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA 13 सितंबर को नीट परीक्षा आयोजित करेगी। इस परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। वही कोरोना वायरस महामारी के चलते नीट परीक्षा आयोजित कराने के लिए NTA कई एहतियाती कदम उठा रही है। नीट परीक्षा 2020 के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड पर जरूरी निर्देश बताए गए हैं, जिनका परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को पालन करना होगा। परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवार को नीट 2020 एडमिट कार्ड ले जाना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है ऐसा उन्होंने सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। वही किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आए हैं तो उसे छात्र को फोटो ग्रुप में ले जाना होगा, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया जाता है। इसके अलावा मास्क और ग्लव्स पहनने सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। पीएम मोदी ने किसानों को दी सौगात। मत्स्य संपदा योजना के साथ साथ गोपाला ऐप का भी किया है लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाते ही बिहार सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए के कार्यक्रम शुरू हो गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया और कहा कि अब ये ऐप किसान और पशुपालकों के लिए बहुत काम आएगा। ऐप पशुपालकों को तकनीकी की जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में पशुपालकों से बात भी की और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में नई पहल की शुभारंभ उन्होंने किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र में केंद्रित की योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत 2020 में वित्त वर्ष में 2024-25 तक लागू किया जाना है। इस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए का निवेश होना है। मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा निवेश है। इसमें लगभग 12,334 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री और अंतर्देशीय और मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाभार्थियों और केंद्रीय गतिविधियों पर 7,710 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित है। MP में जल्द शुरू होगी सरकारी नौकरियों की भर्तियां। CM शिवराज सिंह चौहान ने किया है ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मुरैना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए MP में जल्द ही सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू होगी ऐसा उन्होंने कहा, जिसके तहत MP के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। दरअसल BJP ने आज से चंबल आंचल में चुनावी बिगुल बजा दिया है। शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव को लेकर 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। यहाँ पर पहले से तय की गई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उन्होंने अपने दौरे से पहले दिन ही उन्होंने दिमनी विधानसभा के करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने दी, जिसके बाद मुरैना वो पहुंचे। मुरैना पहुंचने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। अपने संबोधन में एक तरफ उन्होंने प्रदेश सरकार के विकास के कार्य की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए वो नजर आए। इस दौरान CM शिवराज के साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। 10 करोड़ स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में जियो और चीनी कंपनियों की भारत से हो गई छुट्टी। इंटरनेट डाटा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के बाद अब रिलायंस जियो भारतीय बाजारों में सबसे सस्ते स्मार्टफोन उतारने की तैयारी में है। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि रिलायंस जियो इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 2020 तक 10 करोड़ सबसे सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करेगी।
वहीं जियो का आने वाला नया 4G फ़ोन के साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी पर भी ये फ़ोन आधारित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जियो का ये सस्ता फ़ोन गूगल की साझेदारी के साथ आएगा, जिसमें ग्राहकों को डाटा का ऑफर भी मिलेगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ़ोन खरीदने पर ग्राहकों को डाटा पैक भी मिलेगा। ये सस्ता फ़ोन भारत के मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑफर साबित हो सकता है भारत के अंदर। वहीं फ़ोन के दिसंबर या अगले साल जनवरी 2021 तक आने की शुरुआत लॉन्च इसकी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि रिलायंस भारत की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है। हाल में ही रिलायंस जियो ने गूगल और फेसबुक समेत कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। गूगल ने मुकेश अंबानी की कंट्रोल वाले रिलायंस जियो में इसी साल जुलाई में करीब 33,102 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया था। कंपनी की तरफ से गूगल द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम OS विकसित किए जाने के लेकर ऐलान से पहले ही किया जा चुका है, यानी एक अलग सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाएगा। वहीं गूगल का ये OS रिलायंस जियो के 4G और 5G स्मार्टफोन में होगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बड़ा समर्थन है रिलायंस का। वही अगर रिलायंस जियो अपना सस्ता स्मार्टफोन भारतीय बाजारों में उतारता है तो यहाँ पहले से मौजूद चीनी कंपनियों के फ़ोन जैसे Xiaomi है, Realme है, Oppo और Vivo, इन सभी को जोर का झटका लग सकता है। आपको बता दें कि इन कंपनियों का भारत के लो कास्ट स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी दबदबा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चीनी कंपनियों का भारतीय शेयर बाजार में लगभग 14,713 करोड़ रुपए के मार्केट पर कब्जा है। इसमें स्मार्टफोन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा यानी 7,360 करोड़ रुपए की है। रिलायंस ने जुलाई में ही बताया था कि कंपनी जल्द ही एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लाने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई जियो इन 10 करोड़ कम लागत के वाले स्मार्टफोनों का विनिर्माण को लेकर आउटसोर्स करने जा रही है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में